हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मनोज वर्मा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। मैं मुंबई में रहता हूं और मुझे 30 ईयर से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री में। मैंने नेशनल सिलेबस यानी सेंट्रल बोर्ड और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स और इंटरनेशनल बोर्ड्स जैसे कैम्ब्रिज बोर्ड, आईबीडीपी, इन सब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज 10th ग्रेड की, 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का टॉपिक है मेटल्स की। वो जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेंगी, और मैं बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि एक्सरसाइजेस में दिया हुआ है। तो अब हम जब एक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं मेटल्स की, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे अरेंज करते हैं जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है और उससे कम रिएक्टिव उससे कम। जैसे मान लीजिए कि हम किसी की हाइट के हिसाब से स्टूडेंट्स को अरेंज करें, तो जो सबसे टॉल है वो सबसे ऊपर, फिर उससे जो कम टॉल है, फिर उससे कम टॉल है, और ये जो सबसे शॉर्ट है, आप उस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन ये रिएक्टिविटी यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये हमें पता कैसे चलता है। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि हम इसको वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, और जो कम रिएक्टिव होगा उसका रिएक्शन स्लो होगा। जो और भी कम रिएक्टिव होगा वो तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगा या उसको हीट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो शायद कोई मेटल जो वाटर से नहीं रिएक्ट करता हो शायद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर जाए, लेकिन वो रिएक्शन ज़्यादा विगरस होगा, ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो ये भी एक मेथड है। ऑक्सीजन में बर्न कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है। लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आपको लगेगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। तो इसको क्यों लिया है, तो हाइड्रोजन जो है उसको रेफरेंस की तरह से लिया गया है। और हाइड्रोजन में कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आप कहेंगे सर ये आप कैसे कह रहे हैं, तो देखो, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पोटेशियम, सोडियम वगैरह इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। देखो हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो H प्लस बन सकता है, यानी इसमें भी थोड़ी तो मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं। तो हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस हमने लिया है। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें कैसे मिली, मैंने बताया कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जब हम कंसिडर करते हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब वो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए बेसिस ऐसा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो मतलब क्या है, देखिए आप फिर से कि यहाँ पे दो मेटल्स आपको दिख रहे हैं, जिंक और कॉपर। तो यहाँ पे जिंक जो है वो देखिए ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव है उसका हमें सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। मतलब देखिए यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट एक्वस लिया है, मतलब उसका सॉल्यूशन लिया है। और क्योंकि दो मेटल्स तो आपस में नहीं रिएक्ट कर सकते, इसलिए एक हमको एक्वस फॉर्म में लेना है। समझ में आ रहा है आपको। तो हमने कॉपर को कॉपर सल्फेट के फॉर्म में लिया है। तो ये है कॉपर सल्फेट एक्वस और इसमें हमने जिंक सॉलिड डाला। तो क्या रिएक्शन हुआ, जिंक सल्फेट बन गया और देखिए कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो क्यों डिस्प्लेस हो गया, बिकॉज कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इससे ये प्रूव हो गया, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे तो जिंक को ऊपर रखेंगे और कॉपर को नीचे रखेंगे। तो क्या उल्टा रिएक्शन हो सकता है, क्या हम जिंक सल्फेट लें और कॉपर से रिएक्ट करें तो क्या कॉपर सल्फेट और जिंक बन सकता है। कोई बोलेगा हाँ सर ये तो बन सकता है, ये तो सही रिएक्शन लग रहा है, लेकिन नहीं, बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव है ना जिंक से। तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। क्या Fe कर सकता है, हाँ Fe कर सकता है, क्योंकि आप देखिए Fe जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पे Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो Fe जो है वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सल्फेट का ही सोल्यूशन लें। देखिए हम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो ये आपको बात नहीं बताई होगी, तो कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन हम ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कॉपर क्लोराइड ले लें तो भी चलेगा, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा।
लेकिन कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, सिर्फ वो सॉल्युबल होना चाहिए, इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना है। तो जैसे बेरियम सल्फेट नहीं ले सकते क्योंकि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को जनरली समझ में नहीं आता ये टेबल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया है देयर आर 4 मेटल्स ए बी सी डी and they were taken and added to the following solution one by one। तो ये देखिए सब सॉल्यूशंस है। इसमें आपको पहले बताया कि इनके सॉल्ट के सॉल्यूशंस को लेना होता है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं, आयरन 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सारे सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको बताया कि कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, तो हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। जिंक का भी हम नाइट्रेट ले सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिंक सल्फेट ही लिया जाए। कॉपर का भी हम नाइट्रेट ले सकते थे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। तो इसमें मैंने मेटल डाला और फिर देखा कि ये आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ एक-एक करके देखा कि किससे रिएक्शन हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, और उन्होंने ये टेबल बना दिया और आपको रिजल्ट्स बता दिए। अब ये कह रहा है कि यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी सी डी, व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने हर एक का मेटल ऊपर लिख दिया, जैसे आयरन सल्फेट का Fe, कॉपर सल्फेट का Cu, जिंक सल्फेट का Zn और सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर। और यहाँ पे तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता ही है, क्योंकि ये आपने पढ़ी है और याद की है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव। ये तो आपको पता ही है, तो ये आपको हेल्प करेगा। अब ये देखिए डी जो है, ये डी मेटल जो है, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया। तो मुझे लगता है ये सिल्वर हो सकता है ना, क्योंकि सिल्वर तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये किसी से भी नहीं रिएक्ट करेगा। और सिल्वर नाइट्रेट से भी नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों में ही सिल्वर मेटल है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब ये सी देखिए, सी देखिए जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब सिल्वर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव यानी कॉपर हो सकता है। तो कॉपर जो है वो जिंक से तो नहीं रिएक्ट करेगा, ना ही कॉपर कॉपर से रिएक्ट करेगा, और Fe से भी नहीं करेगा, क्योंकि Fe तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिंक को भी नहीं कर सकता। तो ऐसा लग रहा है ये कॉपर है। अब ये देखिए बी, तो बी जो है ये Fe को डिस्प्लेस कर रहा है ना, Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, तो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसा लगता है ये जिंक है, क्योंकि Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, तो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो ये जिंक है। तो नेचुरली अगर ये जिंक है तो जिंक को नहीं डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि दोनों ही जिंक है, इसलिए जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन सिल्वर को तो डेफिनेटली, बाकी सबको तो डिस्प्लेस कर देगा। अब हम ए की बात करें, तो ए जो है वो Fe को से नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो शायद ये Fe है। कॉपर को तो रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जिंक को तो नहीं करेगा, क्योंकि जिंक से कम रिएक्टिव है Fe, और सिल्वर को तो कर सकता है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ B इज एडेड, सो B इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सो B, तो देखिए अगर ये Fe को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर को तो करेगा, क्योंकि कॉपर तो Fe से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे तो वो रिएक्ट करेगा। अच्छा, अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको पहले लिखना है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक है, उसके बाद आयरन है ए, उसके बाद कॉपर है, और लास्ट में सिल्वर है। तो ये आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इतना डिटेल में मैंने किसी दूसरे वीडियो में नहीं देखा है, और ना ही आपको उतना डिटेल में समझाया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे दूसरे भी सॉल्व्स दिए हुए हैं तो भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हो सकता है आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप उसको एक लाइक ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे जब वीडियोस अपलोड करूँगा तो भी आप देखेंगे और आपको कुछ अच्छी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।